अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसनैन ऑनलाइन ट्यूशन। आज हमने स्टार्ट करनी है जी एक्सरसाइज 3.3। इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें कि फॉर एनी सेट ए, कि हमारे पास कोई भी सेट ए है जिसकी वैल्यू उसने गिवन दी है। हमने फाइंड करना है, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। के उसने एक सेट दे दिया है हमें और नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं उसने, और इन क्वेश्चंस को हमने अकॉर्डिंग टू सेट ए फाइंड करना है और देन उस सॉल्यूशन में से जो भी सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन का डोमेन और रेंज बताना है। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। और आपको डोमेन और रेंज का भी पता होना चाहिए कि ये क्या होती हैं। तो डोमेन हमारे पास जी इनपुट वैल्यूज़ होती हैं जो कि हम किसी भी फंक्शन में इनपुट करते हैं। ठीक है, मतलब जो हम फंक्शन में इंटर करेंगे, वैल्यूज़ गिवन देंगे फंक्शन को, वो हमारे पास डोमेन होंगी। और जो भी उस इनपुट करने की वैल्यू इनपुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास रेंज होती है। ठीक है, तो डोमेन हमारे पास बेसिकली इनपुट, इजी वर्ड्स में बता रहा हूँ कि बेसिकली डोमेन हमारे पास इनपुट वैल्यूज़ होती हैं और जो रेंज होती है हमारे पास वो आउटपुट वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट हमने अब करना है कि कोई भी सेट दे दिया उसने कि एक्स एंड वाई सच डैट, ये जो लाइन है इसको क्या बोलना है, सच डैट वाई इक्वल्स टू एक्स, के हमारे पास कोई भी दो वर्ड्स हैं एक्स और वाई, और वो इस तरीके से हैं कि जो वाई है वो एक्स के इक्वल है, जो वाई की वैल्यू होगी वही एक्स की होगी और जो एक्स की होगी वही वैल्यू वाई की होगी। ठीक है, और हमने अब इसकी डोमेन और रेंज किस तरह फाइंड करनी है, इस ए सेट को देखते हुए हमने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फॉर सेट ए लिखा मैंने कि हम इसको यूज़ करते हुए हमने आंसर फाइंड करना है, सेट ए को यूज़ करते हुए आंसर्स फाइंड करने हैं। तो मैंने लिखा कि व्हेन एक्स इक्वल 1। अब यहाँ पे मैं इनपुट दे रहा हूँ कि जब एक्स इक्वल 1 था। अब 1 मैंने कहाँ से लिया, इसी ए में से 1 लिया है। ठीक है, कि ये वाला जो 1 व्हेन एक्स इक्वल 1 लिखा मैंने, तो ये कहाँ से आया 1, तो इसी ए सेट में से जो उसने गिवन सेट दिया है उसी में से मैंने एक्स इक्वल 1 लिया। अगर एक्स इक्वल 1 है तो एक्स और वाई भी इक्वल हैं यहाँ पे। अगर एक्स इक्वल 1 है तो एक्स और वाई भी इक्वल हैं, तो वाई इक्वल भी 1 होगा। इसी तरीके से अगर मैं एक्स इक्वल 2 लेता हूँ, ये 2 कौन सा है, वही सेट ए वाला 2 है। ठीक है, आपने कोई अपने पास से वैल्यू नहीं लेनी बल्कि यही वैल्यूज़ लेनी है। तो एक्स इक्वल टू 2 अगर मैं करता हूँ तो वाई और एक्स इक्वल हैं, तो वाई इक्वल भी 2 होगा। ठीक है, हमने इस कंडीशन को भी देखना है। और इसी तरीके से अगर मैं एक्स पुट करता हूँ 3, कि एक्स मैंने 3 पुट किया, चूँकि दोनों इक्वल हैं तो वाई भी 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर एक्स 4 पुट करता हूँ तो क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो वाई भी 4 आ जाएगा। अब आपने क्या लिखना है कि जो जो वैल्यूज़ पुट की हैं उनको इस तरीके से शो कर दें, किसी भी सेट में इस तरीके से शो कर दिया कि जब एक्स 1 था वाई भी 1 था, तो पहले एक्स की वैल्यू लिख ली, देन वाई की लिख ली, और इनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया कि ये हमारे पास जी एक जो हमने स्टेप किया है उसका आंसर है। इसी तरीके से जब हमारे पास वाई एक्स 2 था, वाई 2 था, तो पहले मैंने एक्स की वैल्यू लिख ली, देन वाई की लिख ली। ये आपने एक तरतीब से लिखनी है। यहाँ पे तो वो सेम आ रही है ना, कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी, लेकिन आपने फर्स्टली लिखनी एक्स की होती है, देन वाई की लिखनी। अब यहाँ पे x2 है, एक्स लिख लिया, y2 है, वाई लिख लिया। देन जो हमने थर्ड फाइंड किया है एक्स इक्वल टू 3 के लिए, तो यहाँ पे भी x 3 है, y भी 3 है, तो पहले x की वैल्यू लिख ली, देन y की लिख ली। इसी तरीके से x 4 और y 4। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि डोमेन हमारे पास क्या होती हैं, इनपुट वैल्यूज़। तो इनपुट हम क्या कर रहे हैं, तो अगर आप देखें कि हमने x की जगह पे वैल्यूज़ पुट की थी सेट ए की। ठीक है, तो जी हमारे पास जो फर्स्ट x वाली वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़ कह लें कि 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जी डोमेन्स हैं, मतलब इनपुट वैल्यूज़ हैं ऑफ सेट ए। ठीक है, व्हेन एक्स इक्वल वाई था हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास रेंज है, वो क्या होगी, हमने ये वाली वैल्यूज़ जो लेफ़्ट साइड्स पे दी गई हैं ये इनपुट्स दी थी, और जो हमारे पास आउटपुट्स आई थी वो ये वाली वैल्यूज़ थी। ठीक है, तो
हमारे पास इनपुट भी 1 2 3 4 आ गई और आउटपुट्स भी 1 2 3 4 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि ये डोमेन आ गई और ये रेंज आ गई। अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि कोई भी सेट है एक्स और वाई, मतलब उसमें दो वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई, सच डैट वाई प्लस एक्स अगर हम करें तो उसका आंसर 5 आना चाहिए, ठीक है। हमने जी इसी जो हमारे पास है ये वाला सेट, इसी को सोल्व करना है। इसमें जो गिवन वैल्यूज़ हैं 1 से 4 तक, इन्हीं को जमा और माइनस करना है, सॉरी जमा ही करना है, माइनस नहीं कह सकते क्योंकि उसने कंडीशन लगाई है कि इन दोनों को जमा करना है। तो इनमें से हमने कुछ वैल्यूज़ को जमा करना है और उनका लाजमी तौर पर आंसर क्या आना चाहिए, 5। तो मैंने जी लिख लिया यहाँ पे कि गिवन है हमारे पास जो कंडीशन है वो y प्लस एक्स इक्वल 5 है। अब यहाँ पे मैं कुछ इनपुट्स दूंगा कि जैसे मैंने लिया कि फॉर x इक्वल 1, अगर मैं x को इक्वल 1 ले लेता हूँ कि a में से मैंने वैल्यूज़ लेनी है, इनके अलग आपने कोई भी वैल्यू यूज़ नहीं करनी, मतलब आप 1 2 3 4 यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते। अब मैंने x इक्वल 1 ले लिया, y इक्वल मैं कितना लूँगा कि वो मेरे पास 5 के इक्वल आ जाए, क्योंकि इन दोनों का अगर सम किया जाए तो वो 5 आना चाहिए लाजमी तौर पे, ठीक है। ये कंडीशन उसने गिवन दी है। अब x मैंने अगर 1 लिया तो y कितना लूँ कि वो 5 आ जाए, तो y मैंने 4 ले लिया कि अगर 4 जमा 1 करता हूँ तो वो आंसर कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। इसी तरीके से अगर मैं x इक्वल 2 ले रहा हूँ, ठीक है, इनपुट मैंने क्या दी, 2 दी, और अब जी जो y है वो कितना लूँगा मैं, तो y मुझे 3 लेना पड़ेगा कि 3 + 2 = 5 होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ऑलरेडी x इक्वल 3 ले रहा हूँ तो y मुझे कितना लेना पड़ेगा कि वो 5 बन जाए, तो 3 + 2 इक्वल होता है 5 के। इसी तरीके से लास्ट वन है, अगर मैं x इक्वल 4 ले रहा हूँ तो y कितना लूँगा, तो y मुझे 1 लेना पड़ेगा, तो इसी तरीके से 4 + 1 = 5 होता है। तो यहाँ पे एक मैंने पहले सिंपल सेट लिख लिया जिसमें अब यहाँ पे देखें कि x इक्वल पहले जो स्टेप था उसमें हमारे पास x इक्वल था 1 के, 1 लिख लिया। x मतलब पहली वैल्यू हमने x की लिखनी होती है, तो पहले 1 आ गया, देन y 4 था, 4 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे x 2 है तो पहले 2 लिखा, देन y 3 लिया था हमने, वो 3 लिख दिया। इसी तरीके से ये 3 और ये 2 और ये 4 और 1। अब यहाँ पे जी आपने देखना है कि हमने इनपुट्स कौन सी दी थी, तो इनपुट्स हमने ये वाली दी थी कि 1 2 3 4। तो ये इनपुट्स जो होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, डोमेन्स ही होती हैं। तो मैंने लिख दिया कि 1 2 3 4 हमारे पास डोमेन्स हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। अब रेंज हमारे पास क्या आई थी, तो ये वाली हमारे पास रेंजेस थी। तो यहाँ पे यही वैल्यू हमारे पास आ रही है कि 1 2 3 4। आपने एक तरतीब से लिखना है, ये नहीं लिखना है कि 4 3 2 1। आपने जब भी इनको लिखना है, डोमेन या रेंज को लिखना है, तो वो एक तरतीब से लिखना है, ठीक है। तो पहले सबसे छोटा वर्ड क्या है इसमें रेंज में, तो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। वो मैंने इसी तरीके से लिख दिया फॉर ऑल y वैल्यूज़, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी क्लियर होता है फर्स्ट क्वेश्चन का। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है आपके पास कि गिवन उसने यहाँ पे आपको कंडीशन दे दी है कि अगर हम x और y को ऐड करते हैं, जमा करते हैं, तो उसका लाजमी तौर पर आंसर हमारे पास 5 से छोटा आना चाहिए। क्या कंडीशन दी है कि इन दोनों वैल्यूज़ को हमने सम करना है, ठीक है। जो भी आंसर आए वो 5 से छोटा हो, ठीक है। अब यहाँ पे जी मैंने पहले लिया है, फर्स्ट स्टेप में मैंने x इक्वल 1 ले लिया है, y इक्वल भी 1 ले लिया। दोनों को जमा करूँ कितना आंसर आता है, 2, और 2 5 से छोटा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, x इक्वल 1 ले लिया है, y इक्वल 2 ले लिया है। दोनों को जमा करें 3 बनता है, 3 भी 5 से छोटा होता है। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है कि x इक्वल 1 y इक्वल 3। तो इन दोनों को भी अगर जमा किया जाए 4 आंसर आता है, और 4 भी 5 से छोटा होता है। इसी तरीके से अगर मैं x इक्वल 2 लेता हूँ, y इक्वल 1 लिया, तो ये भी 3 बनता, 3 भी 5 से छोटा। इसी तरीके से x इक्वल 2 ले रहा हूँ, y इक्वल भी 2 ले रहा हूँ, तो दोनों को जमा किया 4 आया, 4 भी 5 से छोटा होता है। इसी तरीके से लास्ट पे आपने x इक्वल 3 और y इक्वल 1 लिया, तो ये भी 5 से छोटा होता है। आपने ये कोई भी अपने पास से, मतलब इस तरीके से इन 4 वर्ड्स को यूज़ करते हुए जो भी आपके पास जी मुमकिन सेट्स बनते हुए वो आपने यहाँ पे पुट करके देख लेने हैं।
और इन वैल्यूज से अलग कोई वैल्यू नहीं लेनी, ठीक है। जो आपको कंडीशन दी गई है कि सेट ए में से ही आपने वैल्यूज़ को यूज़ करना है, 1 2 3 4 मतलब 4 वैल्यूज़ में से कोई सी भी वैल्यूज़ आपने लेनी है और उनको जमा करना है और वो 5 से छोटी आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट्स इनको सबसे पहले एक सेट में लिख दें, उसको जनरल नाम आर दे दें। और अब पहला स्टेप हमने किया था x इक्वल 1 y इक्वल 1 आया था। इसी तरीके से जब सेकंड स्टेप किया हमने x इक्वल 1 था, y इक्वल 2 था, और थर्ड स्टेप में जी x इक्वल 1 था, y 3 था। इसी तरीके से आपने सारी वैल्यूज़ लिख लेनी है, ठीक है। अब हमने जी जो डोमेन फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या होती है, इनपुट वैल्यूज़। अगर तो कोई इनपुट वैल्यू हमारे पास रिपीट हो रही हो तो उसको हमने एक ही मरतबा लिखना है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये वाली इनपुट्स दी थी, ठीक है। अब यहाँ पे 1 तो 3 बार रिपीट हुआ है, 2 भी 2 बार रिपीट हुआ है, तो क्या हम इसको 3 बार और इसको 2 बार लिखेंगे? नहीं, तो हमने इसको एक ही बार लिखना है कि जौन सा वर्ड काफ़ी बार रिपीट हुआ है तो उसको भी एक मरतबा ही लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 1 2 और 3 कि जो मेरे पास डोमेन है वो 1 2 एंड 3 है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। इसी तरीके से जो रेंज है मेरे पास उसमें देखें कि ये भी 1 2 3 ही आ रही है, कुछ वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये जो रेंज है आउटपुट है इसमें भी आपके पास 1 2 3 ही आ रहे हैं। तो मैंने लिख दिया कि इसकी रेंज भी क्या है, 1 2 3 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ y, ठीक है। अब इसका जी लास्ट पार्ट है आपके पास कि इसमें गिवन कंडीशन है आपको दी हुई कि हमने x प्लस वाई करना है इस सेट को यूज़ करते हुए, मतलब इन 4 वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने x और y को जमा करना है, और जो हमारा आंसर है वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। कि मतलब कोई से भी आपने x और y की वैल्यू लेनी है 1 से लेकर 4 तक, और उनको सम करें तो जो आपका आंसर हो वो 5 से बड़ा होना चाहिए। अब जी पहले स्टेप में मैंने क्या किया, x को 2 ले लिया, y को 4 ले लिया, तो 2 + 4 करें तो 6 होता है जो कि 5 से बड़ा होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है जी, तो नेक्स्ट स्टेप में x को मैंने 3 ले लिया है, y को मैंने क्या ले लिया है, y को भी 3 ले लिया है, तो 3 + 3 6, वो भी y इससे 5 से बड़ा होता है। उससे नेक्स्ट जी आपके पास x3 और y4 ले लिया है, तो 4 + 3 7 होता है, वो भी 5 से बड़ा होता है। इसी तरीके से फिर आपने x4 लिया, y2 लिया, तो ये 6 हुआ, वो भी 5 से बड़ा है। x4 लिया, y3 लिया, तो ये 7 बना, वो भी 5 से बड़ा होता है। तो x4 y4 8 बना, वो भी 5 से बड़ा हुआ। तो यहाँ पे जी जो आपके पास सिंपल सेट बन रहा है उसको लिख दें कि पहले जब हमने वैल्यूज़ ली थी तो जब तो हमने x को 2 लिया था, y की वैल्यू क्या आई थी 4, इस तरीके से लिख दें। नेक्स्ट जब हमने x की वैल्यू 3 ली थी तो y की वैल्यू भी 3 आई थी, और देन जब हमने x की वैल्यू 3 ली थी तो और y की वैल्यू 4 आई थी। और इसी तरीके से जब हमने x4 लिया था, y2 था, और x4 था और y3 था, और इसी तरीके से लास्ट पे दोनों ही 4 4। तो अब यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास डोमेन आएगी वो यहाँ पे क्या आ सकता है कि कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, 2 3 और 4, ठीक है। 3 रिपीट हो रहा है, 4 भी रिपीट हो रहा है, तो जो मेरे पास डोमेन आएगी वो 2 3 एंड 4। इसी तरीके से जो रेंज आएगी, जो हमारे पास आउटपुट है, तो वो क्या है कि इसमें भी हमारे पास 2 आया है, 3 आया, 4 आया, कुछ वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं लेकिन उनको एक ही बार लिखना है। तो ये 2 3 एंड 4, ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, ठीक है। तो जी यहाँ तक आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये ख़त्म होता है, और इसमें मुश्किल बात कोई भी नहीं है। जस्ट आपने ये देखना है कि उनको जमा ही करके देखना है कि जो भी कंडीशन हुई कि अगर किसी जगह पे 5 से बड़ा लेना है या किसी जगह पे 5 से छोटा नंबर लेना है तो वो आपने खुद देख लेना है। बाकी इसमें मुश्किल बात कोई भी नहीं है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे।
तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स फंक्शन एंड ऑफ विच टाइप। अब यहाँ पे उसने कुछ डायग्राम वाले आपको क्वेश्चंस दे दिए हैं और उसने कहा है कि ये बताएं कि कौन सा फंक्शन है, ठीक है, कि ये किस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं डायग्राम्स। तो यूजुअली इस तरीके का क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि अगर वो पेपर में इस तरीके से देता है तो काफ़ी वो जगह घेर लेती है डायग्राम वाली, लेकिन फिर भी हमने इसको करना है, स्किप नहीं करना, थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले जी आपको पता होना चाहिए कि फ़ंक्शन होता क्या है। अब यहाँ पे हम फंक्शन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि फ़ंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो कि डायग्राम्स वाले हमारे पास क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि फ़ंक्शन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन है कि इफ़ एवरी एलिमेंट इन अ डोमेन लेफ़्ट साइड, मतलब कि कोई भी हमारे पास डोमेन होती है जो कि लेफ़्ट साइड पे दी गई होती है, इज़ मूव टू एग्जैक्टली वन ऑफ द एलिमेंट इन द कोडोमेन राइट साइड। अब यहाँ पे देखें कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि उसने कहा है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ लेफ़्ट साइड, कि हमारे पास एक राइट साइड पे इस तरीके से बॉक्स बनाया, सर्कल बनाया गया है, और एक लेफ़्ट साइड पे उसने कहा है कि जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास डोमेन होगी इज़ मूव टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट। मूव मैप्ड का मतलब है कि उसको इस तरीके से एरो से मिलाया जाता है, ठीक है, कि जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे वैल्यूज़ हैं उनको मैप्ड किया जाता है, मतलब उनको दूसरी वैल्यूज से मिलाया जाता है टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन द राइट साइड, के लेफ़्ट साइड पे जो एक वैल्यू होगी उसको लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक ही वर्ड से मिलाया जाएगा, ठीक है। मीन ईच इनपुट मस्ट हैव एग्जैक्टली वन आउटपुट, कि हमारे पास जो इनपुट होगी उसका सिर्फ एक ही आंसर आएगा। उसने कहा है कि हमारे पास जी जो डोमेन होती है, इसको डोमेन उसने बोला है, इसको उसने कोड मेन बोला है। ये मतलब हमारे पास इनपुट्स हैं, और कोड मेन किसको बोलते हैं, कोड मेन बोलते हैं हम आउटपुट को बेसिकली, ठीक है। उसने कहा है कि हम अगर इधर से डोमेन से वैल्यूज़ को मैप करते हैं, मतलब उनको लाइन से मिलाते हैं दूसरी वैल्यूज़ को, तो उसका सिर्फ एक ही आंसर आना चाहिए। उसने एंड पे सिंपल वर्ड्स में लिख दिया है कि ईच इनपुट मस्ट हैव एग्जैक्टली वन आउटपुट, कि अगर हम एक इनपुट देते हैं तो उसका एक ही आउटपुट आना चाहिए। अब फिगर 1 यहाँ पे देखें कि 1 को उसने ए से भी मिला दिया है और 1 को उसने बी से भी मिला दिया है, लेकिन यहाँ पे जो हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी है तो उसमें तो लिखा है कि ईच इनपुट मस्ट हैव एग्जैक्टली वन आउटपुट, के सिर्फ उसकी एक आउटपुट होनी चाहिए। तो इसका क्या आंसर होगा, तो यहाँ पे देखें कि 1 ए के साथ में मिला हुआ है, मतलब 1 ए के साथ में मिला हुआ है, और 1 को बी के साथ भी मैप्ड किया हुआ है, कि ये 1 बी के साथ भी मतलब मैप हुआ है। तो ये आप इस तरीके से लिखेंगे कि वायोलेशन ऑफ द रूल फॉर फंक्शन एज वन हैज़ टू आउटपुट्स, कि ये वायोलेशन हो रही है फंक्शन की, क्योंकि उसकी जो डेफिनेशन है उसमें लिखा गया है क्लियर वर्ड्स में कि ईच इनपुट मस्ट हैव वन आउटपुट। तो ये वायोलेशन हो रही है, वायोलेशन का मतलब है कि ये उससे उलट चल रहा है, तो ये इस तरीके से नहीं हो सकता। तो हम एंड पे लिख देंगे कि दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, कि ये जो हमारे पास जी फिगर वन है, तो ये हमारे पास फंक्शन ही नहीं है। ये उसने वैसे चेक करने के लिए हमें क्वेश्चन दे दिया है कि क्या आपको पता है कि इस तरीके से मतलब फंक्शन होता क्या है बेसिकली। तो अब फिगर 2 देखें कि इसमें आपके पास ए को 1 से मिलाया गया है, बी को 3 से और सी को 5 से मिलाया गया है। तो इसका आपके पास आंसर होगा कि ए को 1 से मिलाया, बी को 3 से और सी को 5 से। तो यहाँ पे हेयर एवरी इनपुट हैव ओनली वन आउटपुट, कि यहाँ पे एक जो हमने इनपुट दी थी उसका सिर्फ एक ही आउटपुट अब मिली है हमें। तो ये हमारे पास क्या होता है कि 1 to 1, कि एक से एक ही मिला हुआ है यहाँ पे, मतलब हर वर्ड से। तो इसकी टाइप जो हम लिखेंगे,
इस फिगर की जो हम टाइप लिखेंगे कि हर वर्ड से मिला हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं, जिसकी टाइप है इसको हम बोलते हैं जी 1 to 1 फंक्शन। तो इसको मैंने लिख दिया कि 1 to 1 फंक्शन है। ये जो फिगर 2 है हमारे पास, ये कौन सा फंक्शन है, तो 1 to 1 फंक्शन है। अब फिगर 3 देखें कि यहाँ पे 1 को ए से मिलाया गया है, मतलब वैल्यूज ही उल्ट ली गई हैं, यही क्वेश्चन है। उसने यहाँ पे 1 to 3 को इस साइड पे लिया है और ये ABC थी उसको दूसरी साइड पे ले गया। 1 को ए से मिलाया, 2 को भी बी से मिलाया, 3 को सी से मिलाया। तो ये जो फिगर 3 है जी हमारे पास, तो ये क्या है हमारे पास, तो ये है हमारे पास जी 1 to 1 ही फंक्शन, क्योंकि एक ही जो हमारे पास वर्ड है दूसरे वर्ड से मिला हुआ है, यहाँ पे भी एक वर्ड दूसरे से, और लास्टली भी 3C से मिला हुआ है। तो ये भी 1 to 1 फंक्शन हुआ। अब फोर्थ वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। फोर्थ वाला देखें कि अब यहाँ पे जो ऊपर हमने क्वेश्चंस किए हैं, यहाँ पे एक साइड पे जो हमारे पास इनपुट्स दी गई थी वो न्यूमेरिक वर्ड्स थे, मतलब 1 to 3 थी, और जो हमारे पास कोड मेन मतलब आउटपुट थी वो क्या थी, वो ABC अल्फ़ाबेट्स थे। यहाँ पे भी जो हमने इनपुट दी वो मतलब अल्फ़ाबेट्स थे, और जो कोड मेन आई वो क्या थे, वो न्यूमेरिक्स थे। और यहाँ पे भी मतलब सेम सेंस है कि न्यूमेरिक्स और अल्फ़ाबेट्स। लेकिन जो आपका लास्ट फोर्थ फिगर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे दोनों साइड पे ही अल्फ़ाबेट लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे दोनों साइड्स पे अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, और उसने अब यहाँ पे देखें कि L को X से मिलाया है, और M को भी X से मिला दिया है, और N को देन G से मिला दिया है। तो इसको आपने दिस इज़ नॉट फंक्शन नहीं बोलना, बल्कि इसको बोलना है कि जो आपके पास फिगर 4 है ये क्या है, कि L को भी X से मिलाया है, M को भी X से मिलाया है, और N को भी Z से मिलाया है। तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं कि मैनी टू वन। मैनी टू वन का क्या मतलब है कि ये दो हैं, इनको हमने मैनी बोल दिया कि मैनी टू वन, कि ये दोनों एक से मिल रहे हैं। ये इसमें मतलब हमने ये क्यों नहीं बोला कि जिस तरह ये फर्स्ट वाले में हमने बोल दिया था, क्योंकि इसमें एक साइड पे हमारे पास न्यूमेरिक्स हैं, दूसरी साइड पे अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। तो इसमें इसलिए हमने मैनी टू वन नहीं बोल सकते यहाँ पे। तो ये हमारे पास फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि इस फिगर में हमारे पास जी दोनों साइड्स पे अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि मैनी टू वन, ठीक है, क्योंकि वो सेम कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। ये तो अलग कैटेगरी है ना कि न्यूमेरिक्स और अल्फ़ाबेट्स तो अलग अलग कैटेगरीज हैं, लेकिन ये दोनों सेम कैटेगरी से हैं। तो इसको हमने क्या बोलना है कि मैनी टू वन फंक्शन है ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि इफ़ जी इंटू एक्स इक्वल्स टू 3x+2। ये हमें उसने एक फंक्शन दे दिया है, और दूसरा फंक्शन उसने दे दिया है कि एंड h इंटू एक्स इक्वल्स टू x² + 1। देन फाइंड के हमें दो उसने फंक्शंस दिए हैं, देन उन फंक्शंस की वैल्यूज़ दी हैं कुछ, ठीक है, कि ये g वाला जो फंक्शन है इसकी 3 वैल्यूज़ दे दी हैं, और ये जो h वाला फंक्शन है इसकी हमें 3 वैल्यूज़ दे दी हैं। तो ये अब जी हम थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं, नहायत ईजी क्वेश्चन है। तो g(x) की आपके पास जो क्वेश्चन में वैल्यू है वो क्या है कि g इंटू एक्स इक्वल है 3x+2 और इसी तरीके से h(x) इक्वल्स टू x² + 1। अब यहाँ पे मैंने g वाले जो पार्ट था जिसमें 3 वैल्यूज़ उसने g की दी थी उनको इस साइड पे सोल्व कर लिया, और जो h वाली 3 वैल्यूज़ थी उनको एक अलग साइड पे सोल्व कर लिया। पहले g वाला देखें कि पहला जो उसने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड करें g(0). क्या फाइंड करना था? g(0). तो फर्स्ट क्वेश्चन है g(0) फाइंड करना है हमने। अब यहाँ पे देखें कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 0 पुट कर देना है। यहाँ पे देखें कि g इंटू एक्स है, यहाँ पे g इंटू 0 है, और ये हमने g इंटू 0 फाइंड करना है। तो हम फंक्शन की जगह पे मतलब x की जगह पे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे x आया होगा वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें कि मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे भी x है, तो मैंने क्या पुट कर दिया, g इंटू एक्स की बजाय, क्योंकि g(0) फाइंड करना था तो g इंटू 0 पुट कर दिया, और += 3 इंटू एक्स था तो x की जगह पे भी 0 पुट कर दिया, +2 एज इट इज़ आ गया। अब g इंटू 0 एज इट इज़ आ जाएगा नीचे, और 3 इंटू 0 0 होता है, +2 वैसे ही नीचे आ गया, और 2 + 0 2 ही होता है, तो g इंटू 0 हमारे पास क्या आ गया जी 2। अब नेक्स्ट
जो उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है वो उसने कहा है कि g इंटू -3 फाइंड करें। अब जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसे ही है कि जहाँ क्वेश्चन में जहाँ पे x होगा आपने वहाँ पे अब क्या पुट करना है -3। तो x की जगह पे मैंने -3 पुट कर दिया, यहाँ पे भी g इंटू -3। अब 3 इंटू -3 क्योंकि x है यहाँ पे तो x की जगह पे -3 पुट कर दिया, +2 वैसे ही आ गया। इसे नेक्स्ट देखें कि g इंटू 3 वैसे ही आ गया और 3 3 द 9 क्योंकि माइनस आ रहा है साथ तो माइनस का 9 +2 और -9 में से +2 माइनस किए तो माइनस का 7 आ गया। थर्ड जो उसने आपको वैल्यू गिवन दी थी जी की तो वो थी आपके पास कि 2/3 आपने फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन भी सेम सेंस है कि यहाँ पे जस्ट उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए वैल्यू ओवर की फॉर्म में दे दी है, लेकिन आपने g इंटू 2/3 लिख देना है, g इंटू 2/3 प्लस 3 इंटू 2/3 प्लस 2। तो यहाँ पे देखें कि g इंटू 2/3 वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 से कैंसिल हो गया था, 2 + 2 4 आ गया। तो हमारे जी वाला पार्ट तो जी फंक्शन वाला पार्ट क्लियर होता है। अब एच फंक्शन वाले पार्ट पे हैं कि आपके पास जो उसने फर्स्ट आपको एच फंक्शन की वैल्यू दी थी वो 1 उसने कहा है कि एच इंटू 1 आपने फाइंड करना है। तो जहाँ अब यहाँ पे आपने एच की वैल्यू है तो आपने एच वाला फंक्शन यूज़ करना है। अब एच वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे आप 1 पुट कर दें, जस्ट सिमिलर टू जी फंक्शन, ठीक है। अब एच इंटू एक्स था तो हमने क्या फाइंड करना है एच इंटू 1, तो एक्स की जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया। इसी तरीके से ये एक्स स्केयर है तो यहाँ पे आपके पास 1 का स्केयर +1 आ जाएगा। ये एच इंटू 1 वैसे ही आता रहेगा। अब 1 का स्केयर का क्या होता है 1 नहीं होता है और 1 + 1 2। तो ये आपके पास इसका एक पार्ट सोल्व हो गया एच वाले फंक्शन का। और सेकंड पार्ट क्या है कि आपने h इंटू -4 फाइंड करना है। अब जहाँ पे x है आपके पास h वाले फंक्शन में वहाँ पे -4 पुट कर दें तो h इंटू -4 और x स्केयर की जगह पे आपके पास -4 का स्केयर हो जाएगा क्योंकि हमने -4 वाला फंक्शन फाइंड करना है और +1 वैसे ही आ गया। 4 का स्केयर कितना होता है 16 और +1 वैसे ही 16 + 1 17। तो ये वाला पार्ट भी आपका क्लियर हुआ है। इसी तरीके से लास्ट वाला पार्ट है कि h की वैल्यूज़ ने ओवर की फॉर्म में दी है तो आपने क्या करना है कि x की जगह पे जस्ट -1/2 पुट कर देना है और x स्केयर की जगह पे भी -1/2 का होल का स्केयर। तो अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू वैसी नीचे आती रहेगी और -1/2 का स्केयर होल का स्केयर क्या बनता है कि 1 का -1 का स्केयर +1 हो गया और ये जो नीचे 2 है तो 2 का इंडिविजुअल स्केयर क्या हो जाएगा 4, मतलब 1 वैसे ही आ गया, 2 का स्केयर 4 आ गया और जो माइनस था वो स्केयर की वजह से प्लस हो गया और ये जो +1 है वो वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कैसे लेते हैं 4 एलसीएम आ गया। अब आपने 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आया उसको इस वैल्यू जो ऊपर वैल्यू होगी 4 के ऊपर वैल्यू होगी उसके साथ ऐड कर देना है, जमा कर देना है। तो जी 4 एलसीएम ले लिया मैंने, 4 1 द 4 किया 4 आ गया और इसको किसके साथ ऐड करना है जो ओवर के ऊपर वैल्यू होगी तो 4 + 1 कर दिया और ये इसका आंसर हमारे पास आ गया 5/4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास गिवन डैट उसने एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया है और इसकी वैल्यू है ax + b + 1 वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट नंबर्स। उसने ये कोई भी हमें फंक्शन दे दिया है। उसने कहा है कि इस फंक्शन में हमारे पास a और b कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। कांस्टेंट नंबर्स वो होते हैं कि जिनकी वैल्यू चेंज ना हो। कि इफ़ f ऑफ 3 के अगर हम फंक्शन में 3 पुट करें तो उसका आंसर 8 आना चाहिए। इसी तरीके से उसने कहा है कि इफ़ f इंटू 6 इक्वल्स टू 14 अगर हम फंक्शन में 6 पुट करें तो उसका आंसर 4 आना चाहिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। कि हमने इस फंक्शन को सोल्व करते हुए ये वाली वैल्यूज़ पुट करनी है। ये वाली वैल्यूज़ पुट करने के बाद a और b की वैल्यू फाइंड करनी है सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये भी इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लॉन्ग में लाजमी तौर पे आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। अच्छा एफ ऑफ एक्स उसने क्या दिया था ax + b + 1
अब उसने जो फर्स्ट हमें बोला था कि आपने क्या पुट करना है, f/3 पुट करना है, f/3 इक्वल्स टू 8। तो फर्स्टली मैं ये वाला पुट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये नहीं सोचना कि ये वैल्यू आ किधर से गई है। तो f/3 उसने गिवन दिया है हमें कि ये 8 के इक्वल है। अब हमने फंक्शन में क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। मैंने जी सिंपली फंक्शन में 3 पुट किया और जहाँ जहाँ पे x था नेक्स्ट भी वहाँ पे भी 3 पुट कर दिया। अब यहाँ पे 3 पुट किया और एक ही x है तो यहाँ पे भी 3 पुट कर दिया, बाकी वैल्यूज़ वैसी ही आ गई। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये f/3 पुट किया था लेकिन नीचे 8 कैसे आ गया, क्योंकि उसने कहा है कि जब आप f/3 पुट करेंगे तो उसकी जगह पे आपने 8 लिखना है। मतलब ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास वो 8 के इक्वल है। मतलब हम f/3 की जगह पे 8 पुट कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने f/3 की जगह पे 8 पुट कर दिया और ये 3a हो गया और प्लस b प्लस 1 हो गया। और अब जी मैंने 3a प्लस b को एक साइड पे लिख लिया और ये जो प्लस का 1 था दूसरी साइड पे जाकर 8 में से माइनस हो गया। और आपके पास जो इक्वेशन बन गई वो क्या बन गई कि 3a प्लस b 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई। इसके बाद आपने दूसरे फंक्शन पे आ जाना है जो उसने आपको क्वेश्चन में दूसरा फंक्शन दिया है कि अगर आप f(6) पुट करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 14। तो आप इसी वैल्यू को इस फंक्शन में पुट कर दें कि पहले f(6) पुट किया तो देन ये 6a के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ तो 6a बन गया प्लस b प्लस 1 वैसे ही आ गया। और अब उसने कहा है कि जो आपके पास f(6) है वो कितना है, 14 है, तो उसकी जगह पे मैंने 14 लिख दिया। 6a प्लस b प्लस 1 आ गया वैसे ही। अब एक साइड पे a प्लस b 6a प्लस b को एक साइड पे लिख लें और ये जो हमारे पास 1 है ये दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 1 आ गया। और हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 6a प्लस b इक्वल्स टू 14 माइनस 1 13। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। हमने क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, हमने फाइंड करनी थी a और b की वैल्यूज़। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। इन इक्वेशंस को सोल्व करते हुए हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं इक्वेशन 2 जो मेरे पास इक्वेशन 2 है उसमें से इक्वेशन 1 को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास a की वैल्यू निकल आएगी इजीली। मुझे कैसे पता चला कि ये स्टेप करना चाहिए, यहाँ पे देखें कि 3a है, यहाँ पे 6 है, a है, तो इनको सिंपल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे भी सिंपल b है, यहाँ पे भी सिंपल b है। अगर मतलब ये इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से किसी भी इक्वेशन से आप दूसरी इक्वेशन को माइनस करें तो एक b प्लस का हो जाएगा, दूसरा b हमारे पास माइनस का हो जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैंने इनको माइनस किया है। तो इक्वेशन 2 मैंने इक्वेशन माइनस इक्वेशन 1 की, तो जी आपके पास जो लेफ़्ट साइड्स होती हैं इक्वेशन की वो आपस में सोल्व आउट होती हैं और जो राइट साइड्स होती हैं वो आपस में सोल्व आउट्स होती हैं। अब मैंने लिखा कि 6a प्लस b 6a प्लस b, मतलब इक्वेशन 2 को वैसे लिख लिया, माइनस होनी थी इक्वेशन 1, मैंने बाहर माइनस लगाया और ये जो लेफ़्ट साइड है ये पूरी ब्रैकेट में लिख ली, क्योंकि ये जो माइनस है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी होगा। अब हमारे पास जी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सोल्व हो गई है। राइट हैंड साइड्स को आपस में सोल्व करना है तो 13 पहले मैंने लिखा क्योंकि इक्वेशन 2 पहले आ रही है, तो पहले 13 लिखा, माइनस 7 लिखा क्योंकि इक्वेशन 1 को माइनस करना है। मतलब कि आपके पास जो इक्वेशन की दो साइड्स होती हैं, एक इक्वल्स टू की इस साइड पे और एक इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे, मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड दूसरी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को आपने लेफ्ट हैंड साइड के साथ सोल्व करना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ सोल्व करना है। तो जी अब 6a प्लस 4 प्लस b और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 3a माइनस का b इक्वल्स टू 13 माइनस 7, आपके पास 6 आंसर आ गया इसका। अब ये एक b प्लस का था दूसरा b माइनस का था, दोनों कैंसिल आउट हो गए। 6a माइनस 3a, इन दोनों को माइनस किया तो मेरे पास आंसर आया 3a। मतलब हमारे पास जो पॉजिटिव बड़ी वैल्यू थी उसका साइन आना था, तो प्लस का 3a इक्वल्स टू जो 6 है वैसे ही आ गया। अब a इसी साइड पे रहेगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें कि 6 डिवाइडेड बाय 3 a इक्वल हमारे पास 2 आ गया। हमारे पास जी जो वैल्यू फाइंड करने वाली रह गई वो b की वैल्यू है। तो b की वैल्यू हमने कैसे फाइंड करनी है,
अगर ये ए की वैल्यू है, मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। मैंने इक्वेशन नंबर 1 चूज़ की क्योंकि इसमें थोड़ी सी वैल्यूज़ छोटी हैं, इसमें वैल्यूज़ थोड़ी सी बड़ी हैं, तो मैंने इस प्रेफर किया कि मैं इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दूं। तो ए को आपने इक्वेशन 1 में मैंने लिख दिया कि पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में जहाँ पे ए है आपने वहाँ पे 2 पुट कर देना है सिंपल, क्योंकि ए की वैल्यू 2 है। तो 3 इंटू 2, ए की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया, प्लस बी इक्वल्स टू 7 वैसे ही आ गया। तो 3 इंटू 2 6, प्लस बी इक्वल 7 वैसे ही आ गया, और बी को इस साइड पे मैंने रख लिया, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू थी इसको दूसरी साइड पे ले गया और उसका साइन चेंज हो गया। तो 7 माइनस 1 इक्वल 1। तो ए हमारे पास 2 आ गया, बी इक्वल 1 आ गया। यही हमने फाइंड करना था, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और मुश्किल नहीं है, तो इनको लाजमी देखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि गिवन डैट जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5 वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट नंबर्स, if g into 1 equals to 0 and g into 2 equals to 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे उसने आपको सिंपल एक फंक्शन दे दिया है, और उस फंक्शन में जो हमने इनपुट वैल्यूज़ देनी है वो 2 वैल्यूज़ आपको दे दी हैं। आपने एक बार इस पूरी वैल्यू में -1 पुट करना है, और उसके इक्वल आपने 0 लिख लेना है। दूसरी वैल्यू आपने क्या पुट करनी है, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे 2 पुट करना है, और इक्वेशन बनाकर ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसमें जो हमें क्वेश्चन में दी गई है वैल्यूज़, वो ये वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। जी ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन था हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है, जो कि है ए एक्स प्लस बी प्लस 5। और पहले मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ कि उसने जो गिवन दिया है कि जी इंटू -1 इक्वल 0। तो जहाँ जहाँ पे आपके पास फंक्शन में एक्स है वहाँ वहाँ पे -1 पुट कर दें, तो जी इंटू -1 किया मैंने। इसी तरीके से इज इक्वल्स टू ए एक्स की जगह पे भी -1 लगा दिया, प्लस बी प्लस 5 आ गया। अब जी ऑफ -1 हमारे पास कितना है, तो 0 है। जी ऑफ -1 की जगह पे मैंने 0 लगा दिया, और a इंटू -1 माइनस ए हो गया, प्लस बी प्लस 5 वैसे ही आ गया। अब जी ये a मेरे पास माइनस का था, तो मैंने सोचा कि इसको पहले प्लस बना लिया जाए। तो इस a को मैं दूसरी साइड पे ले आया हूँ, तो ये माइनस का a था तो क्या बन गया, प्लस का है। और ये जो b था ये ऑलरेडी प्लस का था, दूसरी साइड पे आके क्या हो गया, माइनस का। और ये 5 ऑलरेडी इधर है, तो ये वैसे ही रहा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब जो उसने सेकंड वैल्यू दी है कि अगर आप g इंटू 2 पुट करें तो उसका आंसर 10 आना चाहिए, ये भी हमें गिवन ही है क्वेश्चन में वैल्यू। तो जहाँ पे आपके अब इस को फंक्शन में पुट करते हैं कि फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 2 पुट कर दें। तो g इंटू 2 लिखा मैंने, इक्वल्स टू a इंटू 2 लिखा, प्लस b प्लस 5 वैसे ही आ गया। अब g इंटू 2 उसने क्या गिवन दिया है, 10 दिया है, तो उसकी जगह पे 10 आ गया। 2 इंटू a तो 2a बन गया, प्लस 5 प्लस b प्लस 5 वैसे ही आ गया। अब जी 2a प्लस 5 इसी साइड पे रहा, और ये जो 5 था दूसरी साइड पे जाकर माइनस हुआ, तो 10 माइनस 5 किया तो प्लस का 5 आ गया। तो ये इक्वेशन एक ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। अब इनको हमने सोल्व करना है और ए और बी की वैल्यूज पुट करनी है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो जी यहाँ पे ए है, यहाँ पे 2 है, ए है, तो इनको थोड़ा सा कैंसिल करना मुश्किल होगा। मैंने सोचा कि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का बी है और इधर प्लस का बी है, अगर इन इक्वेशंस को जमा करूँ तो ये खुद ब खुद कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, बी वाली वैल्यूज़ खुद ब खुद कैंसिल हो जाएंगी। तो मैंने लिखा कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आपने सिंपली वही तरीका अपनाना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं उनको आपस में सोल्व करना है, राइट हैंड साइड्स को आपस में सोल्व करना है। तो ए माइनस बी मैंने लिखा, ए माइनस बी प्लस किया, क्योंकि दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो प्लस किया। 2a प्लस बी लिखा, दूसरी साइड्स पे प्लस 5 आ गया, ठीक है। अब ये बी से कैंसिल हो गया, तो 2a प्लस a प्लस 2a 3a, और ये 5 प्लस 5 10। तो a मेरे पास आ गया जी 10/3, मतलब यहाँ पे 3a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब मैंने देखा कि इस वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करूं तो वो आंसर बी का आ जाएगा। तो मैंने इसको प्रेफर किया कि मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं,
कि यहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसको सोल्व करना। तो इसको मैंने जी इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, जहाँ पे ए है वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो ए की जगह पे मैंने 10/3 लिख दिया, माइनस बी वैसे ही आ गया, इक्वल्स टू 5 भी वैसे ही आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बी को इस साइड पे ले आया हूँ मैं, वो पॉजिटिव हो गया बी, और ये जो 5 था यहाँ पे इसको दूसरी साइड पे ले गया हूँ, वो माइनस हो गया है। तो अब यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है, तो 3 एलसीएम आ गया। 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 15। 15 माइनस का आया क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन था, और उसको इसमें 10 में जमा कर दिया। तो 10 माइनस 15 हमारे पास आया -5/3। तो बी की वैल्यू -5/3 आ गई, ए की वैल्यू 10/3। यही हमने फाइंड करनी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास कि कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x equals to 5x plus 1 if f of x equals to 32 find the value of x। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है, और क्वेश्चन इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है कि यहाँ पे उसने सिंपल आपको एक क्वेश्चन दे दिया है और f of x की वैल्यू दे दी है। उसने कहा है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखें जो उसने आपको फंक्शन दिया था वो क्या है, f of x इक्वल्स टू 5x plus 1, और जो उसने आपको फंक्शन की वैल्यू दी है f of x दिया है 32। अब जी जहाँ पे जस्ट f of x लिखा है आपने वहाँ पे 32 लिख देना है। कोई भी इसमें वैल्यू पुट नहीं करनी। अगर आप x की जगह पे कोई वैल्यू पुट कर भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे उसने f of x की जगह पे कोई वैल्यू लिखी ही नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है कि जहाँ पे f of x लिखा हुआ है क्वेश्चन में वहाँ पे 32 पुट कर देना है। तो 32 पुट किया, इस साइड वाली वैल्यू वैसी आ गई, 5x plus 1 वैसे ही आ गया। तो 5x plus 1 इसी साइड पे रहा, ये +1 यहाँ पे ऐड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाकर नेगेटिव हो जाएगा, 32 में से माइनस हो जाएगा। तो 32 में से -1 किया तो 31 आ गया, और 5x जो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 31 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, और आफ्टर द डिवीजन इसका जो आंसर आएगा वो 6.2 आएगा। ठीक है, कि 6 5 द 30 होता है, और जो ऊपर 1 लिखा है उसका 0.2 आ गया। ठीक है, ये आपने कैलकुलेटर से इसको कर लेना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हुआ। और क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन है कि कंसीडर द फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू है आपके पास जी cx² प्लस डी। कि उसने यहाँ पे आपको जो फंक्शन दे दिया है वो है cx² प्लस डी, वेयर c एंड d आर कॉन्स्टेंट नंबर्स। के जो c और d हैं वो कॉन्स्टेंट्स हैं, और यहाँ पे जस्ट x वेरिएबल है। इफ़ f ऑफ 1 इक्वल्स टू 6, के अगर उसने कहा कि अगर इसकी जगह पे हम इस फंक्शन की जगह पे अगर हम 1 पुट करते हैं तो उसका आंसर 6 आता है। इसी तरीके से अगर हम इस फंक्शन में x की जगह पे -2 पुट करते हैं तो उसका आंसर 10 आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ c एंड d। जैसे हमने पहले a और b की वैल्यू फाइंड करते रहे हैं, इसी तरह इस क्वेश्चन में हमने c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जी क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये हमें गिवन दी थी चीज़ कि f ऑफ x इक्वल्स टू है cx प्लस d, और एक बार तो हमने f ऑफ 1 पुट करके देखना है, और एक बार हमने पुट करके देखना है f ऑफ -2 इक्वल्स टू 10। तो सबसे पहले f ऑफ 1 वाले को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो f ऑफ 1 मैंने जी फंक्शन में पुट किया, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट किया, f ऑफ 1 आ गया इक्वल्स टू cx स्केयर है तो x स्केयर की जगह पे मैंने 1 का स्केयर लिख दिया प्लस d। ठीक है, अब f ऑफ 1 आपके पास किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, तो इसकी जगह पे मैंने 6 लिख दिया, और 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो c ये जब 1 c से मल्टीप्लाई हुआ तो c ही रह गया, प्लस d वैसे ही आ गया। तो ये आपके पास एक सिंपल एक इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से दूसरी साइड पे आपने x की जगह पे -2 पुट करना है इस फंक्शन में। तो f इंटू -2 पुट किया है इज इक्वल्स टू c इंटू -2 का स्केयर प्लस d। तो आपके पास f इंटू -2 कितना है, तो ये 10 है, और c ये -2 का स्केयर कितना होता है, तो ये +4 होता है। ठीक है, +4 आ गया इसका, और +4 जब c से मल्टीप्लाई हुआ तो +4c प्लस d। ठीक है, एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। अब यहाँ पे देखें कि सी वाली वैल्यूज़ को हम सोल्व करना चाहें तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा, मतलब इनको कैंसिल करना चाहें तो थोड़ा डिफरेंट होगा।
डी वाली वैल्यूज देखें तो यहाँ पे भी सिंपल डी है, यहाँ पे भी सिंपल डी है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया। आप किसी भी इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर सकते हैं। जस्ट आपने साइंस का ख्याल रखना है कि साइंस गलत ना लगा दें कि जहाँ पे कहीं पे माइनस आ रहा है प्लस ना लगा दें, और सेम मतलब के साइड्स वाली वैल्यूज़ को जमा या माइनस करना है। अब इक्वेशन 2 में से मैंने इक्वेशन 1 माइनस की, तो इक्वेशन 2 को पहले एज इट इज़ लिख लूँगा क्योंकि ये पहले आ रही है, माइनस से पहले आ रही है। तो 4c प्लस डी मैंने वैसे ही लिख लिया, माइनस लगाया। अब ये माइनस आ रहा था तो माइनस लगा दिया, और ये वाली वैल्यू लिख दी ब्रैकेट में, क्योंकि ये माइनस इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अंदर वाली वैल्यूज़ दोनों ही चेंज होगी, ठीक है। तो दूसरी साइड पे जी मेरे पास 10 था, ये इक्वेशन 2 का 10 है तो वैसे ही आ जाएगा। इक्वेशन 1 का जो 6 है उसके साथ माइनस आएगा, ठीक है। अब आपने इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 4c प्लस डी एज इट इज़ आ गया, ये माइनस सी हो गया और ये माइनस डी हो गया। अब ये माइनस का डी है प्लस का डी है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए और 10 में से 6 किए तो 4 आ गया प्लस का। अब जी 4c माइनस सी कितना बचा, 3c इक्वल्स टू 4, और c इक्वल आपके पास क्या आ गया 4/3। मतलब यहाँ पे 3c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। अब इसको आपने किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है। मैंने पुट किया इक्वेशन 1 में, तो जहाँ पे c है इक्वेशन 1 में वहाँ पे आपने जस्ट 4/3 लिख देना है। तो c की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 4/3 प्लस डी वैसे ही आ गया। दूसरी साइड पे क्या है 6, तो 6 को भी मैंने वैसे ही लिख दिया। अब आपने क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। तो डी इसी साइड पे रहा और ये इस साइड पे प्लस का 4/3 है, मैं दूसरी साइड पे लेकर गया हूँ इसको नेक्स्ट टाइम में, तो ये माइनस का 4/3 हो गया है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 3 एलसीएम आ गया और 6 3 18 और 18 माइनस 4 हो गया, ठीक है। कि यहाँ पे एलसीएम लिया है तो 18 माइनस 4 किया तो क्या आया आंसर 14/3 वैसे ही आ गया। तो डी आपके पास जी प्लस का 14/3 आ गया, और सी जो है आपके पास वो प्लस 4/3 आ गया। इसी के साथ जी आपकी जो एक्सरसाइज है वो एंड होती है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।